Hello guys, welcome to my YouTube channel Management by Miss Bushra. I hope you all would be fit and fine. So, in the last lecture we discussed about the topic management, its characteristics, nature, significance, and in the end I mentioned few of the theories. So today in today's video we will be discussing the theories of management. So, when we talk about the theories of management, we have three broad classification as classical theories, new classical theories and modern theories. तो आज की वीडियो में हम मेनली फोकस करेंगे क्लासिकल थ्योरीज़ पे बिकॉज ये सारी की सारी थ्योरीज़ इन इटसेल्फ आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू फॉर दोज स्टूडेंट्स हु आर अपियरिंग फॉर द नेट JRF. बहुत इम्पॉर्टेंट है और मैं उसी के अकॉर्डिंग पढ़ा रही हूँ. एंड जो आपके MBA BBA BCom MCom के स्टूडेंट्स हैं या +2 11 12 के भी स्टूडेंट्स हैं, दे ऑल्सो कैन गेन अ लॉट फ्रॉम इट. तो क्योंकि मैं नेट JRF के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा रही हूँ तो ऑब्वियसली एवरीथिंग इज़ कवर्ड इन डिटेल. सो कमिंग बैक, सो क्लासिकल थ्योरीज़ की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहली जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थ्योरी आती है वो है साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी. तो साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी क्या है? साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी दी किसने है? वो है FW टेलर, जिनका नाम अक्सर पूछा जाता है क्वेश्चन में डायरेक्ट इनडायरेक्टली फॉर्म में. तो FW टेलर का पूरा नाम आपको पता होना चाहिए, फ्रेडरिक विंसलो टेलर. इन्होंने ही साइंटिफिक मैनेजमेंट के कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किया था. इनको हम फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट बोलते हैं बिकॉज ही वॉज अ पर्सन हु वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंट्रोड्यूसिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट. तो अगर हम बात करते हैं FW टेलर की, तो उन्होंने बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस में, डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ में एज एन इंजीनियर एज डिफरेंट फील्ड पे उन्होंने काम किया है. और वहाँ पे सब जगह उन्होंने ऑब्ज़र्व किया कि बहुत सारी शॉर्टकमिंग्स हैं, बहुत सारे काम करने के गलत तरीके हैं जिस वजह से ऑर्गेनाइजेशन ग्रो नहीं कर पा रहे हैं. एंड आफ्टर स्टडिंग so many things, he introduced the concept of scientific management. Okay, one company which is very famous, or which is very famous for the when it comes in the context of FW टेलर, वो आपको नाम याद रखना है, मिडवेल स्टील कंपनी जो कि बेथलेहम में थी. तो ये किससे एसोसिएटेड है? FW टेलर से. नाउ कमिंग बैक, तो जो साइंटिफिक मैनेजमेंट की आपकी थ्योरी है उसमें जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट आता है वो है आपके प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट. तो सबसे पहला जो प्रिंसिपल है वो है साइंस नॉट रूल ऑफ थंब. ओके, तो साइंस नॉट रूल ऑफ थंब से मतलब है, टेलर ने कहा कि जो उन्होंने डिफरेंट जगह पे काम किया, वो उन्होंने ऑब्ज़र्व किया कि कोई भी काम को करने का, कोई भी टास्क को करने का कोई एक कॉमन फिक्स तरीका नहीं था. लोग कोई प्रॉब्लम आ गई, कोई टास्क आ गया, तो सब अपनी अपनी मर्ज़ी से अपने अपने अकॉर्डिंग काम कर रहे थे. अगर वो मेथड सक्सेसफुल हो गया, वेल एंड गुड. अगर वो मेथड सक्सेसफुल नहीं हुआ तो ह्यूज लॉस हो रहे थे. तो ही सेड, फॉर डूइंग एवरी टास्क, फॉर डूइंग एवरी एक्टिविटी, फॉर सॉल्विंग एवरी प्रॉब्लम, देयर हैज़ टू बी अ कॉमन साइंटिफिक मेथड. देयर शुड बी नो ट्रायल मेथड और हिट एंड ट्रायल और रूल ऑफ थंब कि आप ऐसे काम कर रहे हो, अच्छा हुआ तो गुड, नहीं हुआ तो फिर बहुत ही बर्बादी है. तो ही सेड, तो आप इंट्रोड्यूस करो ऑर्गेनाइजेशन में कोई साइंटिफिक मेथड काम करने का, एक कॉमन जो कि साइंटिफिकली प्रूव है, उसे ऐसे मेथड्स को आप अपनाइए और सबको पता होना चाहिए कि ये काम करना है तो ऐसे होगा, ये काम करना है तो इस तरीके से होगा. सो यूज़ साइंस एंड नो ट्रायल एंड नो थंब रूल. द सेकेंड प्रिंसिपल इज़ कोऑपरेशन, हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड. हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड से मतलब है कि ही सेड, FW टेलर से ने कहा कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हार्मनी होनी चाहिए, एक अच्छा माहौल होना चाहिए, हारमोनियस रिलेशंस होने चाहिए. अगर डिस्कॉर्ड होगा मीन्स डिफरेंसेस होंगे, कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे, लड़ाई झगड़े होंगे, टॉप मिडिल लेवल के बीच में नहीं बनेगी या मिडिल लोअर लेवल के बीच में नहीं बनेगी, सीनियर और जूनियर के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, ईगो इश्यूज़ हैं, हारमोनियस रिलेशंस नहीं है, तो वो ऑर्गेनाइजेशन कभी भी ग्रो नहीं कर पाएगी. तो आप मेक श्योर करिए दैट देयर इज़ हार्मनी इन द ऑर्गेनाइजेशन एंड नो डिस्कॉर्ड. इफ़ देयर इज़ एनी, यू ट्राई टू रिजॉल्व इट एज सुन एज पॉसिबल.
देन थर्ड इज़ कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। सो इसका सिंपल सा मतलब है कि ऑर्गेनाइजेशन में कोऑपरेशन होना चाहिए। अगर कोऑपरेशन नहीं है, टीम वर्क नहीं है, तो जो एम्प्लॉयज़ हैं, जो लोग काम कर रहे हैं, वो कभी भी एक फ्रूटफुल रिज़ल्ट नहीं दे सकते। ऑर्गेनाइजेशन कभी भी ग्रो नहीं कर सकती है। अगर आप कोऑपरेशन नहीं होगा, टीम वर्क नहीं होगा, सब अपने अपने बारे में सोचेंगे, इंडिविजुअलिज्म होगा, इंडिविजुअल लेवल से अगर सब सोचने लग जाएं, तो ऑर्गेनाइजेशन कभी ग्रो नहीं कर पाएगा। The last principle was development of each and every person to his or her greatest efficiency and prosperity. तो F.W. Taylor said, "You have hired your employee, but remember that he or she is not the slave." अगर वो आपके ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ के कुछ सीख नहीं पा रहे हैं, ग्रो नहीं कर पा रहे हैं, तो इट इज़ ऑफ नो यूज़। आप डुअल बेनिफिट्स होने चाहिए। आप भी एज अ ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करिए, बट साइड बाय साइड इफ़ दे हैव जॉइंड योर ऑर्गेनाइजेशन, सो ऑर्गेनाइजेशन शुड बी सच दैट दे ऑल्सो ग्रो इन साइड। सो डेवलप एवरी पर्सन टू हिज और हर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रॉस्पेरिटी। और ये सारी चीज़ होंगी तो अपने आप ऑर्गेनाइजेशन को ग्रो करने से कोई नहीं रोक सकता। So, students, these were the principles of the scientific management, which are very very important from the exam point of view and for everything, whether whichever course you are in। अगर आपके मैनेजमेंट है तो ये बहुत ही कॉमन एंड बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। Alright, now coming to the techniques of scientific management, so you all should remember the names of the techniques of scientific management, which are 5: functional foremanship, standardization and simplification of work, work study, differential piecewise system and mental revolution। तो गाइस, हम पांचों टेक्निक्स को डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले जो आपकी टेक्निक आती है वो है फंक्शनल फोरमैनशिप की। तो फंक्शनल फोरमैनशिप की टेक्निक से बेसिकली मतलब ये है कि उन्होंने कहा कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सबसे पहले एक फोरमैन होना चाहिए। फंक्शनल फोरमैन से यहाँ पे मतलब है कि एक ऐसा पर्सन जो कि इंचार्ज है अपने अपने काम को करने के लिए। तो इसके अंदर सबसे पहले क्या आ जाता है, एक फैक्ट्री मैनेजर। उन्होंने कहा कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर फैक्ट्री की बेसिकली बात हो रही थी, वर्कर्स हैं जहाँ पे बहुत सारे, तो फैक्ट्री मैनेजर होना चाहिए। और फैक्ट्री मैनेजर की भी दो कैटेगरीज है, एक प्लानिंग इंचार्ज होता है और एक प्रोडक्शन इंचार्ज होता है। तो प्लानिंग इंचार्ज के बारे में हम सबसे पहले पढ़ते हैं। तो प्लानिंग इंचार्ज क्या होता है, वो पर्सन जो कि रिस्पॉन्सिबल है, जितने भी आपके टास्क हो रहे, जितने भी काम हो रहे, जितने भी ऑपरेशंस हो रहे, ऑपरेशनल एक्टिविटीज़ हो रही हैं, उनकी पॉलिसी बनाना, प्लानिंग करना, मतलब उन सारी चीज़ों को लेके पॉलिसीज़ बनाना, स्ट्रैटेजीज़ बनाना, प्रोसीजर्स बनाना, तो वो किसकी ज़िम्मेदारी है, प्लानिंग इंचार्ज की। तो ही सेड दैट देयर हैज़ टू बी अ फैक्ट्री मैनेजर, सो इन अंडर फैक्ट्री मैनेजर देयर हैज़ टू बी अ प्लानिंग इंचार्ज हु विल डू ऑल द टास्क ऑफ ऑल द थिंग्स ऑफ प्लानिंग। तो ये क्या करेगा, पॉलिसीज़ और ये सारी चीज़ें बनाएगा। तो इसके अंदर आपके क्वेश्चंस बहुत ही डेप्थ में आते हैं, तो आपको सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। तो इसके अंदर प्लानिंग इंचार्ज के अंदर याद रखिएगा 4 चीज़ें आती हैं। पहला है इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क। इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क क्या है कि वो पर्सन है जो कि बेसिकली इंस्ट्रक्शंस दे रहा है। ये क्या बताएगा कि किस तरीके से काम हो रहा है, इंस्ट्रक्शन देगा, क्या आपको काम कर, किस तरीके से आपको काम करना है, उसके रिगार्डिंग डायरेक्ट करेगा, डायरेक्शंस देगा, हाउ दैट वर्क हैज़ टू बी परफॉर्म। ही विल डिटरमाइन हाउ द वर्क हैज़ टू बी परफॉर्म एंड ही विल डायरेक्ट रिगार्डिंग इट कि किस तरीके से काम होगा। तो किसकी जिम्मेदारी, इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क की। ओके। सेकेंड इज़ रूट क्लर्क। रूट क्लर्क नाम से पता चल रहा है जो रूट डिसाइड कर रहा है, रास्ता डिसाइड कर रहा है। ये क्या डिसाइड करेगा, ये डिसाइड करेगा कि क्या क्या काम करना है, कैसे करना है, क्या रूट होगा, कौन सा स्टेप्स होगा, क्या क्या तरीके हैं, किन स्टेप्स को हम फॉलो करके ये टास्क को, ये काम को कंप्लीट कर सकते हैं। तो वो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, रूट क्लर्क की। फिर आपका आता है टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क। टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क में क्या है, ये डिटरमाइन करेगा कि कितना समय, कितना टाइम लग रहा है, कितना पैसा, कितना खर्चा हो रहा है हर काम को, हर टास्क को करने के लिए। अगर उसे पता लग गया कि ये टाइम, इसमें तो इस काम में, इस टास्क में बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है, बहुत ज़्यादा खर्चा है, तो हो सकता है उस टास्क के बदले हम कोई ऑल्टरनेटिव टास्क भी अपना सकते हैं। तो जब तक आपका प्लानिंग इंचार्ज और ये सारे क्लर्क नहीं थे तो क्या हो रहा था, ऑर्गेनाइजेशन में, फैक्ट्रीज़ में ऐसे ही काम हो रहा था। बट इनके आ जाने से एक साइंटिफिक तरीके से काम हो रहा है। तो दिस वाज द रीज़न वाई दिस टेलर इंट्रोड्यूस साइंटिफिक मैनेजमेंट।
तो टाइम एंड कॉस्ट क्लियर के बाद आता है डिसिप्लिनेरियन। डिसिप्लिनेरियन क्या इंश्योर करता है, ऑर्गेनाइजेशन में डिसिप्लिन और एक कोड ऑफ कंडक्ट बना रहे। तो ये सारी चीज़ें आपकी आती हैं प्लानिंग इंचार्ज के अंदर। इसके बाद आता है हमारा प्रोडक्शन इंचार्ज। तो देखिए प्रोडक्शन इंचार्ज क्या है, ये रिस्पॉन्सिबल है सारी प्रोडक्शन से रिलेटेड जितने भी काम हैं उन्हें करने में, कि किस तरीके वो क्या कर रहा था, सिर्फ प्लानिंग कर रहा था, ये क्या कर रहा है, ये काम कर रहा है, कैसे काम होगा, क्या ऑपरेशनल एक्टिविटीज़ हमें परफॉर्म करनी होंगी। तो इसके अंदर सबसे पहले आता है स्पीड बॉस। स्पीड बॉस क्या काम ये है कि ये देखेगा कि कोई भी काम जो है कितनी तेज़ी से होना चाहिए, या ये वर्कर जो काम कर रहे हैं किस स्पीड से कर रहे हैं। अगर उनकी यूजुअल स्पीड जो एक्चुअल होनी चाहिए उससे कम है तो वो मोटिवेट करेगा, नहीं हो रहा है तो फिर ऐसे वर्कर फिर बाहर जाएंगे। और अगर आप बहुत तेज़ी से कर रहे तो वेल एंड गुड, इससे भी डिटरमाइन होगा कि कौन से ऐसे वर्कर्स हैं बहुत तेज़ी से काम करते हैं। तो दिस इज स्पीड बॉस, ही इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर गेटिंग द वर्क डन ऑन टाइम, स्पीड से काम हो इसकी जिम्मेदारी है। फिर आता है आपका गैंग बॉस। गैंग बॉस क्या करता है, ये देखता है कि जितने भी हमें काम करने के लिए टूल्स चाहिए, इक्विपमेंट्स चाहिए, एक्सेसरीज चाहिए, ये सारी चीज़ें अवेलेबल है ऑर्गेनाइजेशन में कि नहीं है, और इनकेस नहीं है तो उनको अवेलेबल कराना है। ये किसका काम है, गैंग बॉस का। फिर आपका आता है रिपेयर बॉस। रिपेयर बॉस का काम क्या है, जितने भी रिपेयर्स होने हैं मशीन्स के, टूल्स के, इक्विपमेंट्स के, सारी चीज़ों के सारी चीज़ देखेगा कि रिपेयर्ड हैं कि नहीं है तो ही विल मेक श्योर कि इट इज़ डन। फिर आपका आता है इंस्पेक्टर। इंस्पेक्टर बेसिकली चेक करेगा कि जो भी काम हो रहा है उसकी क्वालिटी चेक करेगा इंस्पेक्टर। तो ये सारी चीज़ें थी आपकी फंक्शनल फोरमैनशिप के अंदर। तो ये पहली टेक्निक थी आपकी फंक्शनल फोरमैनशिप। दूसरी टेक्निक आपकी है स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क। स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क से सिंपल सा मतलब ये था कि एफ.डब्ल्यू. टेलर ने कहा कि सबसे पहली चीज़ आपके फैक्ट्री में, आपके ऑर्गेनाइजेशन में एक स्टैंडर्ड होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए, मान लीजिए कि कोई जूते शूज़ बन रहे हैं तो उनका एक स्टैंडर्ड तय हो, जब वो चेक किए जाएं तो एक स्टैंडर्ड हो, और अगर स्टैंडर्ड के बियॉन्ड है तो उसे क्वालिटी चेक के टाइम हम सिंपल उसे हटा दें, रिमूव कर दें। एंड तो स्टैंडर्डाइजेशन उसी तरीके से काम में, हर काम को करने का भी अपना एक स्टैंडर्ड होना चाहिए, और उस स्टैंडर्ड को मेंटेन करके आप रखना चाहिए। कोई काम कर रहे हैं अगर उस स्टैंडर्ड के बियॉन्ड है तो फिर आप उस काम को दोबारा करिए। एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क से मतलब यह है कि आप कोई भी काम को करने के लिए आप सिंप्लीफाई कर दो। अगर आप एक काम 12 तरीके से, 13 तरीके से कर सकते हैं, आप देखो कि उस सबसे सिंपल आसान तरीका और बेस्ट रिज़ल्ट किससे मिलेगा। ज़रूरी नहीं है कि आप एक कॉम्प्लिकेटेड तरीके से ही उस काम को करिए, आप सिंप्लीफाई कर दीजिए जिससे काम करने वाले वर्कर के लिए भी आसान हो जाए। फिर आता है वर्क स्टडी। तीसरी टेक्निक है वर्क स्टडी। वर्क स्टडी के अंदर डिफरेंट स्टडीज़ आ जाती हैं। तो सबसे पहले हम मतलब समझ लेते हैं वर्क स्टडी का। वर्क स्टडी से मतलब है आप अपनी वर्क को जब आप एनालाइज़ करोगे, जो भी आप टास्क कर रहे हो, जो भी काम कर रहे हो, तो उसे हम क्या बोले, वर्क स्टडी। तो इसके अंदर सबसे पहला आता है फटीग स्टडी। फटीग स्टडी से मतलब है कि आपने ये देखना है कि कोई भी वर्कर, वो उन्होंने एफ.डब्ल्यू. टेलर ने ऑब्ज़र्व किया कि वर्कर जो है कोई काम को करने में कितनी देर में थक रहा है। मान लीजिए काम है जिसमें वर्कर को आधा घंटा कॉन्टीन्यूसली काम करना पड़ता है। अब मान लीजिए उन्होंने देखा कि 20 मिनट्स के बाद, जस्ट आई एम गिविंग यू एन एग्जांपल, कि 20 मिनट्स के बाद उसकी हालत बेकार हो जाती है। तो जो रेस्ट, जो 20 मिनट्स के बाद जो वो काम कर रहा है उसमें वो काम तो कर रहा है लेकिन प्रोडक्टिविटी नहीं आ रही, बिकॉज 20 मिनट्स के बाद इस तरीके का काम है कि ही नीड्स ब्रेक। तो वो पॉइंट डिटरमाइन हुआ किससे, फैटीग स्टडी से, कि व्हाट इज़ दैट पॉइंट ऑफ टाइम जिसके बाद एक वर्कर एक्चुअल में थक जाता है। तो उससे हम उस टाइम के बाद एक ब्रेक दे दे, 10 मिनट का रेसेस दे दे, जिससे क्या होगा, वो एक फ्रेश जब हो जाएगा तो वो बहुत अच्छे से परफॉर्म करेगा। सो दिस वॉज फैटीग स्टडी। नेक्स्ट वॉज मेथड स्टडी।
जिसमें बेसिकली बताया गया कि हम कोई भी काम को करने का सबसे सूटेबल, सबसे अच्छा मेथड कौन सा है, उस मेथड को आप स्टडी करो और अपने यहाँ इम्प्लीमेंट करो। सो दिस वाज मेथड स्टडी। इसके बाद आता है आपका टाइम स्टडी। टाइम स्टडी में बेसिकली एफ.डब्ल्यू. टेलर ने कहा कि कोई भी काम को परफॉर्म करने का कितना टाइम लग रहा है, और अगर टाइम यूजुअल टाइम से ज़्यादा लग रहा है तो फिर आप उस पर ध्यान दीजिए। अगर जल्द से जल्द आप उस काम को कर पा रहे हैं तो वेल एंड गुड। तो टाइम स्टडी बेसिकली हाउ मच टाइम इज़ रिक्वायर्ड टू परफॉर्म दी टास्क। मोशन स्टडी से बेसिकली मतलब ये था कि आपके कोई भी काम या टास्क करने में कितने मूवमेंट्स हो रहे हैं। अगर मूवमेंट बहुत ज़्यादा आप देखो, जब आप स्टडी करोगे कि कितने मूवमेंट्स हो रहे हैं, मान लीजिए कि ये काम करना है और उससे 10 रास्तों से वर्कर को जाना पड़ता है तब वो काम होता है, तो आप देखिए कि उसमें से 10 अगर 7 लेट से 3 से 4 ऐसी मूवमेंट्स हैं जो अननेसेसरी हैं, एक शॉर्टकट से भी हो सकते हैं या कोई अल्टरनेटिव तरीका अपनाया जा सकता है, तो आप उन मूवमेंट्स को, आप उन मोशंस को रिमूव कर दीजिए। जब आप उसे रिमूव करेंगे तो क्या होगा, कम ड्यूरेशन में और जल्दी काम हो जाएगा, अच्छा शायद काम भी हो। तो दिस वाज मोशन स्टडी। सो दिस वाज ऑल अबाउट द साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी। अब इसके बाद जो आपका आता है वो है एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट थ्योरी विच इज़ गिवन बाय हेनरी फ्योल। तो आपको पता होगा एफ.डब्ल्यू. टेलर को हमने क्या पढ़ा था कि फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट बोलते हैं, वहीं हेनरी फ्योल को हम बोलते हैं फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट। सो हेनरी फ्योल इज़ द फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट। इनको हम फादर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट भी बोलते हैं। तो इसके अंडर आपको मेनली 14 प्रिंसिपल्स और ये 5 मेन फंक्शंस हैं जो फ्योल ने दिए, आपको याद रखना। इसका शॉर्टकट मैंने लिख दिया है PO3C, जो कि है प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कमांडिंग, कोऑर्डिनेटिंग एंड कंट्रोलिंग। तो ये 5 मेन फंक्शंस हेनरी फ्योल ने दिए थे, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कमांडिंग, कोऑर्डिनेटिंग एंड कंट्रोलिंग। 6 इन्होंने एक्टिविटीज़ दी थी। इन्होंने कहा कि 6 एक्टिविटीज़ मेनली हर ऑर्गेनाइजेशन में, इंडस्ट्री में होती है। टेक्निकल, कमर्शियल, फाइनेंशियल, सिक्योरिटी, अकाउंटिंग एंड मैनेजरियल। इसके आपको नाम याद होने चाहिए। ऑलराइट, अब इसके बाद आपका मेन आता है 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, जिसको हम फ्योल्स प्रिंसिपल्स भी कहते हैं। तो सबसे पहला प्रिंसिपल है डिवीज़न ऑफ वर्क। डिवीज़न ऑफ वर्क से सिंपल मतलब ये है कि आप काम को डिवाइड कर दीजिए। आप स्पेशलाइजेशन के बेसिस पे, लोगों के एक्सपर्टीज़ और नॉलेज के बेसिस पे आप काम को बांट दें, डिवाइड कर दें। इससे काम आसान हो जाएगा और ऑर्गेनाइजेशन का काम जल्दी होगा और अच्छे से होगा। फिर अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी आता है कि हर ऑर्गेनाइजेशन में आप जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी डिवाइड कर दीजिए और साथ में उस काम को अच्छे से परफॉर्म कराने के लिए आप अथॉरिटी भी डेलीगेट करिए। अगर सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी देंगे तो आजकल परसों लोग काम के लिए हाँ कह देंगे लेकिन शायद आगे ना कहें। अथॉरिटी देंगे, एक पावर देंगे, एक ऑफिशियल पोजीशन देंगे तो फिर आपका काम आसान हो जाएगा। तो अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों के बीच में एक बैलेंस मेंटेन होना ज़रूरी है। तीसरा आता है डिसिप्लिन, कि हर ऑर्गेनाइजेशन को ग्रो अगर करना है तो डिसिप्लिन मेंटेन रहे। फिर आता है आपका यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी ऑफ कमांड से मतलब ये है, आपको दोनों के बीच में डिफरेंस पता होना चाहिए। यूनिटी ऑफ कमांड क्या है, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन क्या है। यूनिटी ऑफ कमांड का सिंपल मतलब ये है कि अगर मैं किसी के अंडर काम कर रही हूँ या मैं एक ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रही हूँ तो मुझे ऑर्डर देने वाला, कमांड करने वाला एक सुपीरियर हो। अगर हमें 10 लोग 20 लोग ऑर्डर देने लग जाएंगे तो मैं खुद कंफ्यूज हो जाऊंगी कि मैं किसकी सुनूं। सो देयर हैज़ टू बी ओनली वन सुपीरियर टू गिव द ऑर्डर्स टू द एम्प्लॉय सो दैट टू डिले और टू अवॉइड कन्फ्यूजन्स। देन वी हैव यूनिटी ऑफ डायरेक्शन विच सिंपली मीन्स कि आपके जो भी हम काम कर रहे हैं अगर हमें उसका डायरेक्शन नहीं पता है तो फिर हम कंफ्यूज हो जाएंगे, डेविएट हो जाएंगे, भटक जाएंगे रास्ते से। तो जितने भी काम ऑर्गेनाइजेशन के हो रहे हैं उन सब का रास्ता, उन सब का जो डायरेक्शन है वो क्या होना चाहिए, टूवर्ड्स द ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स, टूवर्ड्स द ऑर्गेनाइजेशनल गोल। देन वी हैव सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। अगर आप सिर्फ अपने अपने बारे में सोचोगे तो वो अच्छा नहीं है, तो रादर वी शुड थिंक एज अ जनरल इंटरेस्ट और ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सब लोग सोचें, रादर सिर्फ इंडिविजुअल लेवल पे सोचने के बजाय।
फिर आता है रेम्यूनरेशन। रेम्यूनरेशन से मतलब ये है आप एक अच्छा रेम्यूनरेशन, एक अच्छा पे स्केल देना चाहिए। सैलरी आप अच्छी नहीं दोगे, रेम्यूनरेशन नहीं दोगे तो कोई भी एम्प्लॉय जो है लंबा एक अच्छे टाइम पीरियड पे नहीं रुकेगा। देन वी हैव सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन मीन्स आपने जितने भी डिसीजन मेकिंग पावर है वो सिर्फ टॉप मैनेजमेंट के हाथ में दे रखी है, तो वो सेंट्रलाइजेशन है। डिसेंट्रलाइजेशन मीन्स आपने डिसीजन मेकिंग पावर आपने पॉइंट ऑफ व्यू रखने की बात, डिफरेंट चीज़ों की बात आपने डेलीगेट कर रखी है मिडिल एंड लोअर लेवल। ओके, तो डिसेंट्रलाइजेशन के बाद आपका आता है स्केलर चेन। स्केलर चेन का मतलब ये है कि आपका हु इज़ गोइंग टू रिपोर्ट टू होम, एक जो हायरार्की है ऑर्गेनाइजेशन में क्लियर क्रिस्टल होनी चाहिए कि किस तरीके से हायरार्की है, कौन किसको रिपोर्ट करेगा। मुझे कंप्लेन है तो मैं किसके पास जाऊंगी, मेरे जूनियर को कंप्लेन है तो वो मेरे पास आएगा। तो ये सारी चीज़ें क्लियरली कम्युनिकेटेड होनी चाहिए, एक प्रॉपर हायरार्की स्केलर चेन होनी चाहिए। फिर आपका आता है ऑर्डर। ऑर्डर का मतलब एक प्रॉपर ऑर्डर से सारी चीज़ें सिक्वेंशली काम होनी चाहिए। देन इक्विटी। इक्विटी मतलब एक फेयर, एक जस्टिस वाला माहौल, एनवायरनमेंट इक्वल, जहाँ पे सबको लगे जस्टिस है, इक्विटी है, फेयरनेस है, दैट इज़ इक्विटी। स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर से मतलब है कि आपका जो टर्म है ऑर्गेनाइजेशन में सर्व करने का, उसमें एक स्टेबिलिटी होनी चाहिए। अगर आप अपनी वर्कर्स को हर थोड़े दिन में निकालते हैं तो वो आपके ऑर्गेनाइजेशन के लिए अच्छा नहीं है। देयर हैज़ टू बी अ स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर। Then we have initiative. There has to be employees, there have to be people, there has to be an environment where people are taking initiative, people are coming out. आप भी एज एन ऑर्गेनाइजेशन, आप भी एज अ टॉप लेवल भी इनिशिएटिव लीजिए अच्छे काम के लिए, चीज़ों को लिए। आप डरिए कम, रिस्क लीजिए, इनिशिएट करिए। एस्पिरेट डिकॉप्स मीन्स यूनिटी स्ट्रेंथ। अगर ऑर्गेनाइजेशन ये चीज़ को समझ लें कि यूनाइटेड वी स्टैंड एंड डिवाइडेड वी फॉल, वही वाला कॉन्सेप्ट है एस्पिरेट डिकॉप्स का। All right, so these were the things which are very important in the Fayol's principles. Third, under classical theory we have a very small theory, that is bureaucratic management theory. आपको पता होना चाहिए किसने दी है, मैक्स वीबर ने दी है। और कुल मिला के जो क्रक्स है ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट का वो है कि यहाँ पे ब्यूरोक्रेसी वो होती है जहाँ पे बहुत ही हार्ड एंड फास्ट रूल्स होते हैं, बहुत ज़्यादा रूल्स एंड रेगुलेशंस होती हैं, उन्हें ही हम बोलते हैं ब्यूरोक्रेसी और ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट। ये कुछ 9 मेन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट जो कि वीबर ने दिया था, वीबर ने एक्सप्लेन किया था ब्यूरोक्रेसी थ्रू दीज 9 मेन कैरेक्टरिस्टिक। Weber said that a bureaucratic management is one, or a bureaucracy is one where there are specialized roles. Means roles specialized हैं, जो स्पेशलाइजेशन है, जो एक्सपर्टीज़ है लोगों की, वो वही काम कर रहे हैं, वही रोल को निभा रहे हैं। रिक्रूटमेंट जो है स्ट्रिक्टली बेस्ड ऑन मेरिट है, जो जैसा काम करेगा उस बेसिस पर उसका रिक्रूटमेंट होगा। कोई फेवरेटिज़म, किसी का रेफरेंस, ये सारी चीज़ नहीं होनी चाहिए। वेरी हार्ड एंड फास्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस यही हैं। देन थर्ड इज़ यूनिफॉर्म प्रिंसिपल ऑफ प्रमोशन, प्लेसमेंट एंड ट्रांसफ़र इन एन एडमिन सिस्टम। यानी कि जब भी आपका प्रमोशन हो रहा है, प्लेस कर रहे हैं किसी एम्प्लॉय को या ट्रांसफ़र हो रहा है, वो किस बेसिस पे हो रहा है वो क्लियर होना चाहिए। यूनिफॉर्म और सेम प्रिंसिपल होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने किसी का ट्रांसफ़र तो कर दिया और दूसरे का ट्रांसफ़र करने में आपने कुछ और फैक्टर को कंसिडर किया। नो, देयर हैज़ टू बी common thing, common factors which are responsible while you are doing promotion, while you are doing placement and transfer. Then we have careerism with systematic salary structure. Means करियर को ग्रो करने के लिए, करियर की ग्रोथ के लिए हमें बहुत सारे कदम उठाने हैं। एक सिस्टमेटिक सैलरी स्ट्रक्चर सबका होना चाहिए। कोई इतना काम कर रहा है तो उसे इतना मिल रहा है, इतना काम कर रहा है उसके बावजूद उसको नहीं मिल रहा है, तो ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। Then we have hierarchy, responsibility and accountability. Clear hierarchy, proper responsibility, accountability, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए।
सब्जेक्शन ऑफ ऑफिशियल कंडक्ट टू स्ट्रिक्ट रूल्स ऑफ डिसिप्लिन एंड कंट्रोल। आप देख लो कि जो हम ऑफिशियल सेटिंग में जब हम एक दूसरे से कम्युनिकेट कर रहे हैं तो ये चीज़ साफ सबको पता होनी चाहिए कि देर इज़ वेरी टू मच ऑफ स्ट्रिक्टनेस रिगार्डिंग डिसिप्लिन एंड कंट्रोल। देन सुप्रीमेसी ऑफ एब्स्ट्रैक्ट रूल्स, जितने भी ऐसे रूल्स हैं जो एब्स्ट्रैक्ट हैं, वेग हैं, उनको जो है जो मतलब ऐसे कंफ्यूजिंग है, जो जिनकी ज़रूरत नहीं है वो हम हटा दें, और जो रूल्स एंड रेगुलेशन है उसको सुप्रीम और उसको काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस दें। दैन वी आर इम्पर्सनल अथॉरिटी। इम्पर्सनल अथॉरिटी मीन्स जब भी हम कोई अथॉरिटी पे कोई बैठा है तो वह इम्पर्सनल और बायस नहीं होगा। पॉलिटिकल, कोई भी उसके सामने आ जाए। पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी मीन्स नो पॉलिटिक्स, न्यूट्रल, यू हैव टू बी न्यूट्रल एज अ, इफ़ यू आर सिटिंग एट अ पोजीशन, इफ़ यू आर अ मैनेजर, इफ़ यू आर अ बॉस और वट एवर, तो आपको न्यूट्रल रहना है। दिस इज़ ऑल अबाउट दीज 9 कैरेक्टरिस्टिक्स टू एक्सप्लेन ब्यूरोक्रेसी इन द वर्ड्स ऑफ वीबर. Thank you for watching and guys, I hope you all would have enjoyed the session. आपने काफ़ी कुछ सीखा होगा. If you have any sort of confusion, please do write in the comment section. Please like, share and subscribe to my YouTube channel. Thank you.